हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है इंटरनेशनलाइजिंग द रुपी विदाउट द कॉइन टॉसिंग। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट से। आते हैं ट्यूटोरियल के एनालिसिस पर। इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एक लॉन्ग टर्म रोड मैप, जिसमें उनका प्लान ये है कि जो इंडियन रुपी है उसको इंटरनेशनलाइज कर देंगे। इंटरनेशनलाइज मीन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में करेंसी का यूज करके कोई भी गुड्स परचेज हो जाएंगी और जो भी फॉरेन में रह रहे हैं लोग वो इंडियन रुपीज से कोई भी चीज खरीद पाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक पॉजिटिव साइन है। 1950s में इंडियन रुपीज जो थी वो लीगल टेंडर थी। ऑलमोस्ट जितने भी ट्रांजेक्शन होते थे UAE, यूनाइटेड अरब इमिराती, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर, गल्फ जो मोनार्की थी, वहाँ पे लोग परचेज करते थे रुपीज पाउंड स्टर्लिंग देकर। 1959 में चैलेंज को खत्म करने के लिए जो गोल्ड स्मगलिंग से रिलेटेड है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट आया और जो सक्षम कर पाया बनाने में गल्फ रुपी। और गल्फ रुपी एक तरीके की नोट थी जो सेंट्रल बैंक ने इश्यू किया था सर्कुलेशन के लिए सिर्फ वेस्ट एशियन रीजन में। और जिन लोगों ने इंडियन करेंसी होल्ड किया था उनके पास वक्त था 6 वीक्स का और वो एक्सचेंज कर सकते थे इंडियन करेंसी को। और ये जो ट्रांजिशन हुआ वो बहुत आराम से हो गया, तो लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुई। इंडियन जो करेंसी है डिवैल्यू हो गई, मतलब जो करेंसी एक्सचेंज रेट में डॉलर से अगर कंपैरिजन करें इंडियन रुपीज एक्सचेंज रेट में उस टाइम पर $1 इक्वल टू अगर सपोज करें 50 था, तो वो अगर करेंसी डिवैल्यू होती है तो इसकी वैल्यू और कम हो जाती है। तो इसको सपोज करिए 45 हो गई, 40 हो गई। तो इस तरीके के सिनेरियो हुए थे। और इसके बाद क्या हुआ, जो वेस्ट एशियन जो कंट्रीज थी उन्होंने रिप्लेस कर दिया गल्फ रुपी अपनी करेंसी से, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस जो इंडियन रुपी पे था वो कम हो गया। तो इस तरीके के कॉन्फिडेंस जो फ्लक्चुएट हुए, तो इंडियन रुपी की स्टेबिलिटी उसके साथ ऑयल रेवेन्यू से रिलेटेड जो बूम था वो धीरे धीरे करके सॉवरेन करेंसी के इंट्रोडक्शन जब हुआ इस रीजन में, तो कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आने लगा। वहीं पे 2023 में विड्रॉ हुआ 2000 का नोट और इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस जो रुपी पर है, इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस जो रुपी पर है वो कम हो गया। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जहाँ पर रुपीज 500 की नोट एंड रुपीज 1000 की नोट डिमोनेटाइज कर दी गई। मतलब एक पर्टिकुलर डेट के बाद ये रुपीज अब लीगल टेंडर नहीं रही। लीगल टेंडर उसे कहते हैं गवर्नमेंट की बैकिंग, गवर्नमेंट उसे वापस ले लेती है। इससे क्या हुआ, शॉक लग गया लोगों को, कॉन्फिडेंस जो इंडियन रुपीज पे था वो फॉल हो गया, स्पेशली भूटान और नेपाल में। इन दोनों ही कंट्री को इतना ज्यादा डर हो गया है कि उन्हें लगता है कि RBI कहीं पॉलिसी चेंजेस नहीं कर दे या फिर से फर्दर डिमोनेटाइजेशन नहीं कर दे। रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन नहीं कर सकते बिना इंडिया के जो नेबर है उनका जो कंसर्न है उसको दूर किए। वेरी लिटिल इंटरनेशनल डिमांड, हमारी इंडियन रुपी की डिमांड कितनी है वर्ल्ड मार्केट में। रुपी अभी बहुत दूर है इंटरनेशनलाइज होने से, जहाँ पर डेली एवरेज शेयर जो रुपी का है ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो अप्रोक्स 1.6% है और इंडिया का शेयर जो ग्लोबल गुड ट्रेड में वो अप्रोक्स 2% है। तो इसमें 0.4% का गैप है। इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए थे प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, जैसे कि इंडिया ने इनेबल किया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रुपीज में, जो भी बाहर से आप पैसे लेंगे वो रुपी में भी ले सकते हैं। इसके अलावा पुश किया इंडियन बैंक को ओपन करें वो रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, जो बैंक रशिया से हैं, UAE से हैं, श्रीलंका से हैं, मॉरिशस से हैं, और कुछ मेजर्स लिया ट्रेड से रिलेटेड 18 कंट्रीज से जो रुपी में ट्रेड कर सकते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो लिमिटेड है। इंडिया अभी भी अगर रशिया से ऑयल खरीदता है तो डॉलर में ही खरीदता है। जो अभी नेगोशिएशन चल रहा है रशिया से ट्रेड सेटल करने का रुपीज में, वो बहुत हल्के हल्के प्रोसेस में हो रहा है। रशिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि जो एनुअल रुपी सरप्लस हो वो मोर देन $40 बिलियन हो। लेकिन रिपोर्ट क्या दिखाती है, रिपोर्ट का कहना है कि रशियन बैंक जो है वो बचती है इंडियन रुपीज में ट्रेड करने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे जाके उन्हें जो डर है कि आगे जाके करेंसी कहीं डिप्रिशिएट नहीं हो जाए। लोगों के बीच में जो ट्रेडर्स के बीच अवेयरनेस है वो कम है लोकल करेंसी फैसिलिटीज के बारे में। जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनके बीच लोकल करेंसी की जो फैसिलिटीज है से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। अगर शॉर्ट में देखें तो इंडियन रुपी की जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो डिमांड है वो काफी कम है। करेंसी जिसको कंसीडर किया जाता है रिजर्व करेंसी
वहीं रुपी को जरूरत है फुली कन्वर्टेबल होने की, रेडिली यूजेबल होने की और अवेलेबल हो वो सफिशिएंट क्वांटिटीज में मार्केट में। इंडिया परमिट नहीं करता है फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, जहां पर फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का मतलब होता है कि अलाउ करना मूवमेंट ऑफ रुपी किसी भी लोकल फाइनेंशियल एसेट को खरीदने में, अलाउ करना फ्री मूवमेंट जहां पर लोकल इन्वेस्टमेंट एसेट्स जो वो फॉरेन एसेट में चेंज हो जाए, फॉरेन एसेट हो वो लोकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट में, और जो लोकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट है वो फॉरेन एसेट में चेंज हो जाए, और जो फॉरेन एसेट्स हैं वो लोकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट में चेंज हो जाए। तो कन्वर्टिबिलिटी जो हो पूरी हो। अभी इंडिया हाफ दे रहा है। इंडिया ये लिमिटेड ट्रेड एक्सेस क्यों देता है? क्योंकि इंडिया को भी डर है पास्ट अपने एक्सपीरियंस से कि जो कैपिटल है वो आउटफ्लो हो जाएगा, इंडिया से चला जाएगा। मे बी मॉनेटरी पॉलिसी रीजन हो जाए, मे बी लैक ऑफ ग्रोथ हो जाए, और जो एक्सचेंज रेट वॉलिटिलिटी है, चेंज होते आ रहता है एक्सचेंज रेट, या कोई सिग्निफिकेंट करंट या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। तो इस वजह से करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है, दो इम्पोर्टेंट बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट है, तो इसमें इनस्टेबिलिटी नहीं हो। इस वजह से इंडिया फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अभी अलाउ नहीं करता है। चाइना का एक्सपीरियंस क्या था जब उन्होंने इंटरनेशनलाइज किया था अपनी करेंसी रेनमिनबी, तो उससे हम लेसन ले सकते हैं। एक ऑनलाइन आर्टिकल के हिसाब से उनका जो हाईलाइट था, 2004 से पहले आरएमबी जो है वो चाइना के बाहर यूज नहीं होती थी। वहीं 2007 तक डिमसम बॉन्ड आया एक, और ऑफशोर आरएमबीडी बॉन्ड मार्केट बनी, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हांगकांग में अलाउ किया इशू करना डिमसम बॉन्ड 2009 तक। तो ये सारे स्टेप हल्के हल्के चाइना ने लेना स्टार्ट किया। फिर 2008 के बाद चाइना ने परस्यू किया एक फेज अप्रोच, हल्के हल्के करके जो भी चीजें लाना उन्होंने सक्षम किया आरएमबी का ट्रेड फाइनेंस, जिसका मतलब है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स को, इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म, जैसे कि एक रिजर्व करेंसी की तरह। पहला देखें स्टेप तो उन्होंने अलाउ किया आरएमबी का यूज चाइना के बाहर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, जिसमें कमर्शियल ट्रेड, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड पेमेंट, ये सारी चीजें आती हैं। तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट आप देख सकते हैं बीओपी में, एक साइड यहाँ पर करंट अकाउंट होता है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट होता है, उसमें सारे कॉम्पोनेंट आते हैं। और कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन पर जो सेलेक्टेड है, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, 2009 तक चाइना ने साइन किया करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, मतलब एक्सचेंज करना इक्वलेंट अमाउंट, बराबर का अमाउंट ऑफ मनी डिफरेंट करेंसीज में। चाइना ने करेंसी स्वैप अग्रीमेंट साइन किया था ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड के साथ, और जल्द ही अलाउ किया वहां की सेंट्रल बैंक को ऑफशोर क्लियरिंग बैंक, ऑफशोर पार्टिसिपेटिंग बैंक इन्वेस्ट करना एक्सेस आरएमबी डेट सिक्योरिटीज में। शंघाई फ्री ट्रेड जोन लॉन्च हुआ सितंबर 13 में, जो अलाउ किया फ्री ट्रेड नॉन रेसिडेंट ऑनशोर और ऑफशोर अकाउंट में। ओवर टाइम क्या हुआ, आरएमबी जो है इंटरनेशनलाइज्ड हो गई रिजर्व करेंसी स्टेटस के साथ, और ये जो स्टेटस है लगातार बढ़ रहा है। अगर Q2 2022 को देखें तो आरएमबी का जो शेयर है इंटरनेशनल रिजर्व में, तो वो रीच कर लिया है 2.88% आर्टिकल की डेटा के हिसाब से। अगर इस फॉर्म को हम भी परस्यू करते हैं, क्योंकि हमारा भी प्लान है अपनी रुपी को इंटरनेशनलाइज करना, तो बहुत से रिफॉर्म लाने की जरूरत है, चेंजेस लाने की जरूरत है, जहाँ पर इजीली फ्रीली कन्वर्टेबल हो जाए करेंसी। तो हमारा गोल होना चाहिए फुल अकाउंट, फुल कन्वर्टिबिलिटी 2060 तक, जहाँ पर फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री आराम से मूव कर पाए। इससे क्या होगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो आसानी से खरीद और बेच पाएंगे रुपी, और जो लिक्विडिटी होगी वो बढ़ जाएगी और अट्रैक्टिव हो जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। इसके साथ आरबीआई को परस्यू करना चाहिए पर और भी ज्यादा लिक्विड रुपी बॉन्ड मार्केट तो फॉरेन इन्वेस्टर को इनेबल करे, और इंडियन ट्रेड पार्टनर जो है उनके पास और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हो रुपी में करने के लिए, और वो सक्षम कर पाए रुपी को इंटरनेशनल यूज करने में। इंडियन जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हैं उनको एनकरेज करना चाहिए कि जो उनका इनवॉइस है ट्रांजेक्शन का वो रुपी में हो। इनवॉइस इज लाइक बिल, ट्रेड करने जो भी आप खरीदते हैं तो आपको भी एक बिल मिलती है, वैसे जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रांजेक्शन हो रुपी में तो एक तो वो इनवॉइस जो हो रुपए में हो, और ऑप्टिमाइज करे ट्रेड सेटलमेंट जो फॉर्मेलिटीज हो रुपी में। इसके साथ करेंसी स्वैप अग्रीमेंट इंडिया भी साइन कर सकता है श्रीलंका के साथ, और आगे जाके
अलाउ कर सकता है इंडिया सेटल करने में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन रुपीज में बिना किसी रिजर्व करेंसी का स्टेटस बनाए हुए, जैसे कि डॉलर के एडिशनल में इंडिया टैक्स इंसेंटिव दे प्रोवाइड करा सकता है फॉरेन बिजनेसेस को जो यूटिलाइज करे रुपीज का ऑपरेशन इंडिया में। और ये भी हेल्प करेगा आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इंश्योर करना चाहिए करेंसी के मैनेजमेंट स्टेबिलिटी को, जहाँ पर करेंसी क्या है कंसिस्टेंट हो और लोग उसका अंदाजा लगा सके इश्यूएंस का, कब कंसिस्टेंट हो, प्रेडिक्टेबल हो कि कब इश्यू होगा, कब उसको ले लिया जाएगा मार्केट से, नोट है या क्वाइन है। तो इस तरह से इम्प्रूव होगा एक्सचेंज रेट रिजीम। और अब किसी भी तरीके का डिमोनेटाइजेशन या डिवैल्यूएशन होना है तो वो इम्पैक्ट करेगा कॉन्फिडेंस को जो रुपी पे लोग रखते हैं, और ये जो स्टार्ट है वो पुश देगा रुपी को एक ऑफिशियल करेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बनाने में। इसको एक हायर प्रोफाइल और एक्सेप्टेबिलिटी अगर देना है तो कुछ मेजर लेना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को और आरबीआई को। तारापुर कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी 1997 और 2006 में, उनका कहना था कि जो फिस्कल डेफिसिट इंडियन इकोनॉमी का वो कम करके 3.5% कर दिया जाए और ग्रॉस इन्फ्लेशन रेट जो है उसका बेल्ट जो हो 3 to 5% ही हो, उसको कम करके 3 to 5% के ही बीच रखना है और कम करे नॉन परफॉर्मिंग एसेट और वो हो लेस देन 5%। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, ये बहुत न्यूज में रहा था पिछले 2-3-4 साल पहले। परफॉर्मिंग एसेट जिसको एनपीए भी कहते हैं, वो एसेट जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे नहीं हुआ है और इसको ऐसा हुए मोर देन 90 डेज हो गया है या 3 मंथ्स हो गया है, तो इस तरीके की एसेट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। आगे जाके जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, बैंक अपनी बैलेंस शीट सही करने के लिए रिटर्न ऑफ कर देती है, मतलब इसको हटा देती है अपनी बैलेंस शीट। गवर्नमेंट एक रोड मैप बनाए अपने किस तरीके से उसको अपनी रुपी को इंटरनेशनलाइज करना है, और अगर ऐसा हो जाता है इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है तो ये इंडियन बिजनेसेस के लिए बहुत आसानी होगी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में इजी होगा, इनहांस करेगा और ये बढ़ा देगा रुपी की लिक्विडिटी को, और बढ़ाएगा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, और ये बेनिफिट करेगा इंडियन सिटीजन्स को भी, एंटरप्राइजेस जो इंडिया में है, और गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने की वो भी बेहतर हो पाएगी। तो ये एक डेलिकेट बैलेंस है, और अगर देखें तो एक डेलिकेट बैलेंस से ट्रेड ऑफ जो रुपी कन्वर्टिबिलिटी का करना है फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी के लिए। हमारी होप ये है कि जो हमारी करेंसी है वो प्रेडिक्टेबल हो और इसकी जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं तभी रुपी का इंटरनेशनलाइजेशन हम कर पाएंगे। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।